नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त अमेरिका की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है और इसकी वजह यह है कि दुनिया के सबसे बदनाम शख्स में से एक जेफरी एपस्टीन की फाइल के पन्ने खुलते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जेफरी एपस्टीन दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े धन्ना सेठों को अपने द्वीप पर बुलाकर सब तरह के ऐशो आराम करवाता था। उस पर आरोप है कि उसने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण भी न केवल खुद किया बल्कि इन तमाम बड़े बड़े लोगों के जरिए भी करवाया था। लेकिन अमेरिका से उठे इस भूचाल की तरंगें, इसकी छाया अब हमारे देश तक पहुंच रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जेफरी एपस्टीन के मैसेजेस में, उसके ईमेल्स में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के एक करीबी सहयोगी का नाम सामने आ गया। इसके अलावा हमारे देश के दो बड़े धन्ना सेठों में से एक अंबानी का नाम भी एपस्टीन फाइल्स में दिखाई दिया है। ये पूरा मामला क्या है और इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का नाम आने से भारत की राजनीति पर क्या असर होगा, ये कितना अहम है कि एपस्टीन जैसे शख्स के बारे में और उसके खतो किताबत में हमारे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, इसके और जियोपॉलिटिकल क्या असर हो सकते हैं, ऐसे कई सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। और इन सवालों के जवाब तलाशते हुए हम पहुंचे हैं देश के जाने माने पत्रकार और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गहरे जानकार डॉक्टर प्रकाश रे के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि ये एपस्टीन फाइल्स आखिर भला क्या है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसने न केवल अमेरिका की पूरी राजनीति को कपकपा रखा है, वहां इस वक्त इतना जबरदस्त बवंडर उठा हुआ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे बिल पर दस्तखत करना पड़े हैं कि अब इस फाइल की तमाम गोपनीय सामग्री भी सामने आ सके। तो थोड़ा सा पहले ये समझाइए कि मामला है क्या। देखें, इसमें तीन बातें हैं। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक कैरेक्टर है और एक घिस्लेन मैक्सवेल नाम की कैरेक्टर है, जो दोनों मित्र थे, अंतरंग मित्र थे। और बाद में मतलब उनका जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया। और लेकिन वे लोग साथ में काम करते रहे। जो चीजें हमारे सामने हैं दो तरीके से, एक कि जो पीड़िता लड़कियां हैं, उन्होंने, उसमें से कई लड़कियों ने ग्रुप बनाया और उन लोगों ने अदालत के सामने, अमेरिकी शासन के सामने ये बात रखी कि हमारे साथ ये चीजें हुई हैं और हमें न्याय मिलना चाहिए। और हालात ये रहे कि शुरू में कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये फ्लोरिडा में और न्यूयॉर्क में एक बड़ी हस्ती थे जेफरी एप्स्टीन। उनके मित्रों और उनके साथ बिजनेस रिलेशन रखने वाले अमेरिका के काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी शामिल हैं। और आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें तैरती हुई देखी होंगी जिसमें घिस्लेन मैक्सवेल जो हैं वो इलॉन मस्क और दूसरे उद्योगपतियों के साथ दिख रही हैं। बिल गेट्स मान चुके हैं आधिकारिक रूप से कि उन्होंने जीवन में बड़ी गलती की, कि वे 2 बार एप्स्टीन के आइलैंड पर गए। और उन्होंने ये भी बताया कि इससे हमारे और हमारी पत्नी के बीच में रिश्ते भी खराब हुए। जी। और एक पीड़िता जिन्होंने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली, उनकी आत्मकथा छपी है, जिसमें उन्होंने जो अभी ब्रिटेन के राजा हैं, उनके भाई का नाम लिया है। इसके बाद उनको जो भी राजकुमार होने के नाते जो उनको सुविधाएं हैं, चाहे जो उनके प्रिविलेजेस हैं, उनको छीन लिया गया है और वो अब प्रिंस भी नहीं है। और प्रिंस एंड्रयूज शायद। हाँ, प्रिंस एंड्रयूज। एंड्रयू। हाँ। और और ये एक बड़ी लिस्ट है। और उस किताब में उन्होंने एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं लिया है उस पीड़िता ने।
उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि वो न सिर्फ हमारे साथ यौन शोषण करता था, बल्कि एक वहशी की तरह, दरिंदे की तरह उसका आचरण होता था। और ये शिकायत की उसने एप्स्टीन को कि मेरे साथ ये कर रहा है, तो उसने कहा कि अरे ये सब तो चलता रहता है, बर्दाश्त कर लो। और एक और नाम जो अभी सामने आया है लैरी समर्स का, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। बिल क्लिंटन के टाइम में वो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी रहे, मतलब वित्त मंत्री रहे। और दुनिया में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में उनकी एक हस्ती है, उनके थियरीज की और उनके काम की। और कुछ नाम हैं जैसे कि नोम चॉम्स्की, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने उनसे फाइनेंशियल राय मांगी थी कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। जेफरी एप्स्टीन 3 तरीके के काम करता था। एक, वो बहुत कम उम्र की लड़कियों को ग्रूम करता था, ब्लैकमेल करता था, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर हुआ करती थी, और उनको मसाज करने की नौकरी देने के बहाने उनकी तस्वीरें खींचता था और तमाम चीजें करके ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, और फिर उनको जो है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से संगठित रूप से करता था। उसके 2 अड्डे होते थे। एक उसका जो आइलैंड था, और दूसरा न्यूयॉर्क में उसका घर। और वो दूसरों के जैसे, दूसरे बड़े लोग कभी ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनके साथ भी वो लड़कियों को भेजता था। जैसे कि एक ईमेल में वो एक बड़े आदमी को कह रहा है कि तुम उस लड़की के साथ अपनी तस्वीरें भेजो ताकि मैं मुस्कुरा सकूं। तो ये इनका काम था, जो ये दोनों जेफरी एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल मिलके करते थे वर्षों से। दूसरी चीज जो सामने आई पिछले कुछ सालों में, जब से ये मसला आया है, कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो इजरायली जासूसी संस्था मोसाद के लिए काम करता था। और फाइनली जब उन लड़कियों ने बहुत बहादुरी से जो है लड़ाई लड़ी अदालत में, और बहुत सारे बहुत मजबूत वकील जो है उनके साथ खड़े हुए, और कुछ एनजीओज और एक्टिविस्ट लोग खड़े हुए, और फाइनली जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। और उसको 2017 में, और उसको न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जो बहुत कई मंजिला है, बहुमंजिला एक इमारत है, वहां पर उसको, वहां वो एक तो अपने आप में बहुत सुरक्षित जेल है, और उसमें भी जो सबसे सुरक्षित जो एरिया था, वहां पर इसको रखा गया। यहाँ पे कि 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती थी, कैमरे से, और गार्ड्स भी रहते थे वहां पे 24 घंटे की ड्यूटी में। लेकिन इसके बावजूद 2019 में उसने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। कथित रूप से, बिल्कुल। ये आरोप है कि शायद उसको मरवा दिया गया जी। एग्जैक्टली, क्योंकि ठीक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके मरने का समय है, उसी दौरान सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है, गार्ड्स भी काम नहीं कर रहे हैं, और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। तो अपने इससे आप में पूरा संदिग्ध हो जाता है। और मैक्सवेल जो हैं वो जेल की सजा काट रही हैं, घिस्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल के फादर रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन में थे, पार्लियामेंटेरियन थे। पार्लियामेंटेरियन तो क्या थे, मतलब एक आध बार सांसद बने थे, और मीडिया टाइकून थे। और उनके बारे में ये स्थापित हो चुका है कि वो मोसाद के एजेंट के रूप में काम करते थे। वो ब्रिटिश और इजरायली नागरिक भी थे, दोनों देशों के। और उनकी मौत भी बड़ी संदिग्ध स्थिति में हुई। उनके यॉट पे जब वो समुद्र के भीतर सेक्स वर्कर्स के साथ जो है अपना वो पार्टी कर रहे थे, तो अचानक से वो अपनी याट से गिर गए और समंदर में डूब के मर गए। उसके बारे में भी कई तरीके की कहानियां हैं कि मार दिया गया, चाहे जो हो गया, जिस तरीके से एप्स्टीन के बारे में कहा गया। और ये मसला शुरू होता है फ्लोरिडा से, और चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, कितनी जटिल हैं, कि मतलब आप ये समझें कि जो अभी अमेरिका की अटॉर्नी जनरल हैं, पॉम बोंडी, जिनके डिपार्टमेंट को वहां की हाउस और सीनेट ने कहा, ऑर्डर दिया, जिसको कि आपने बताया इंट्रो में कि
प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिग्नेचर किया और उनका डिपार्टमेंट उसको रिलीज कर रहा है, उसके फाइल्स वगैरह को जो भी उनके पास है। यूएस ओवरसाइट कमेटी, हाँ, यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी, हाउस, हाँ, मतलब वो जिसने रिवील किए हैं ये डॉक्यूमेंट्स अभी जारी किए। एक ड्रॉप साइट करके न्यूज वेबसाइट है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी ने रिलीज किए हैं उसके आधार पर ही सबसे पहले ड्रॉप साइट ने इसको प्रकाशित किया और तब हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया। जी। और उसमें पाम बोंडी जो है वहां की, जो अटॉर्नी जनरल अभी बनी है, वो फ्लोरिडा में उस समय स्टेट अटॉर्नी थी जब एप्स्टीन वहां पर ये तमाम चीजें कर रहा था। और ये नौबत क्यों आई हाउस में जाने की? डोनाल्ड ट्रंप इस भरोसे पर, इस वादे पर आए थे सत्ता में कि वो एप्स्टीन फाइल को वो और आपने देखा होगा कुछ महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क में झगड़ा हुआ तो इलॉन मस्क ने ओपनली एक्स पर लिख दिया कि ट्रंप का भी नाम इस फाइल में है। बिल्कुल। और फिर बाद में ट्रंप जो है हील हवाल करने लगे और अल्टीमेटली उन्हीं की पार्टी के लोग, जिसमें कि एक मजोरी टेलर हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, 5 जनवरी से वो हाउस की मेंबर नहीं रहेंगी, और उनके साथ एक थॉमस मैसी हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे, लेकिन जब उन्होंने इजराइल के खिलाफ, एप्स्टीन फाइल पर, यूक्रेन की लड़ाई को रोकने, इन तमाम चीजों पे बताया कि भाई ये वादे करके हम सत्ता में आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं लोगों को गलिया दिया। तो टेलर ने तो इस्तीफा दे दिया है और थॉमस मैसी बोल रहे हैं कि हम रहेंगे, हम लड़ेंगे, अभी बने रहेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिन लोगों ने इस मूवमेंट को उठाया कि फाइल रिलीज की जानी चाहिए, वो पॉलिटिशियंस हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी, जो इजराइल की जो लॉबी है आईपैक, अमेरिका इजराइल पीएससी, उससे उन्होंने 0 पैसा चंदा लिया हुआ, इसलिए कर पा रहे हैं। हाँ, कर पा रहे हैं, लेकिन उनको ये भी है कि उनके ऊपर प्रेशर किस लेवल पे है, पॉलिटिकल प्रेशर। आप जानते हैं कि अमेरिकी राजनीति में हत्याओं का भी एक अपना हिसाब रहा है, इतिहास रहा है। रहस्यमय स्थितियों में मौत हो जाना बहुत उसके, तो ये कुल मिला के एक पृष्ठभूमि है। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ, जी ड्रॉप हमारे साइट दर्शक जी बोलिए आप कीजिए पूरा। जी। ड्रॉप साइट को 2 सोर्सेज से मिले हैं ये फाइल्स जो हैं, एक तो ओवरसाइट कमेटी ने जो पब्लिक किया है जी, और दूसरा कि वो फाइल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ भी लगे हैं। तो दोनों फाइलों में फर्क ये है कि जो हाउस ने जारी किया है उसको, उसमें कई सारी जगहों पे नाम जो हैं वो पोत दिए गए हैं, इन जो कई और दूसरी उसकी कॉपीज है उसमें नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का हवाला देके एप्स्टीन बोल रहा है कि तुम मिलो उनसे, मोदी ही इज ऑन बोर्ड, तो उसमें स्टीव बैनन का नाम पोत दिया गया है जो हाउस वाले उसमें है जी। लेकिन उसको बाकी उल्लेखों से, बाकी मेल के साथ जब मिला के आप देखेंगे तो ये अंदाजा लगता है कि वो स्टीव बैनन ही है। जी, मेरा सवाल यह है कि अब हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ गए होंगे ये पूरा मामला है क्या, और ये इतना बड़ा मामला है कि पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है और आगे भी अगर और खुलासे हुए। इसमें एक फ्लोरिडा के केस की हम लोग आज सुबह बात कर रहे थे। आपका कहना है कि वहां पीड़िताओं के बयान दर्ज हैं, वहां की अदालत में जो आरोपी हैं उनके भी वहां बयान दर्ज हैं, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य की अदालत या वहां की सरकारों पर सीधे वैसा अधिकार नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है अभी फ्लोरिडा से और कुछ चीजें सामने आने वाली है जो कोर्ट से खुलासे होने हैं? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, जो पाम बोंडी के अंडर में है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है ऑफिशियली और शायद व्हाइट हाउस से भी गया है वहां पर कि भाई जो भी उससे रिलेटेड फाइलें हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। अब उसमें क्या है कि देखिए, ईमेल से तो ये पता चलता है कि वो किन किन चीजों की लॉबिंग करता था, किस लिए लॉबिंग करता था। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए जो ड्रॉप साइट का एक
इनडायरेक्टली इंडिकेशन ये है कि जब से उसने स्टीव बैनन और ये सब और प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम ले रहा है, या हरदीप पुरी के साथ उसकी मुलाकातें हो रही हैं, वही समय है जब इजराइल के साथ भारत जो है कई तरीके के डिफेंस डील्स और दूसरे बिजनेस डील्स करने लग रहा है। तो वो एक तरीके से ड्रॉप साइट ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे उन ईमेल्स में लगी कि स्टीव बैनन जो हैं, जो ट्रंप के पहले इलेक्शन कैंपेन मैनेजर रहे, पहली बार जब ट्रंप जीते थे, उसके बाद वो व्हाइट हाउस में उनके चीफ रणनीतिकार रहे, और आइडियोलॉजिकली ट्रंप को शेप करने में स्टीव बैनन सबसे बड़ी भूमिका में रहे हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल हिसाब है, जिसको कि मागा कहा जाता है, या हाइपर नेशनलिज्म, या पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कही जाती है जो चीज, उसके ये बैनन एक बड़े प्रोपोनेंट है। तो लेकिन बाद में अमेरिका में वॉल बनना चाहिए उसको लेके इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, उसके लिए पैसे जुटाए, उसमें धांधली हुई, उसमें इन्होंने माना कि ये फ्रॉड था, जेल गए। उसके बाद अभी इस एडमिनिस्ट्रेशन में उनको जगह नहीं दिया इन्होंने। तो वो आदमी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा विरोधी है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। तो जेफरी एप्स्टीन जो है वो इस चीज को वहां पर यूज कर रहा है, स्टीव बैनन को, कि चाइना एक फैक्टर है, चाइना को ये करना है, रोकना है, उनको इंडिया के साथ वो करना पड़ेगा। और एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहा है, जो उसका इंडिया में संपर्क सूत्र है, जिसका उसमें नाम नहीं है, नाम नहीं लिखा, तो वो कह रहा है कि वो बोल रहा था कि तुम लोगों को क्यों छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने अमेरिकन को, कि तुम लोग अगर अपनी चड्ढी देखोगे तो वो या तो मेड इन चाइना होगा या मेड इन इंडिया होगा। तो तुम लोगों को, हाँ, तो स्टीव बैनन, अच्छा आपने अगर उसमें पढ़ा होगा तो स्टीव बैनन ये भी बता रहा है कि वो इंडियन टेलीविजन पे जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। वो इंटरव्यू जी टीवी पे सुधीर चौधरी ने लिया था, वो बिल्कुल ठीक। और जो रिपब्लिकन पार्टी में जो भारतीय मूल के लोग जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने एक हिंदू कॉकस बनाया हुआ है वहां पे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, वे लोग भी स्टीव बैनन के काफी करीबी हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें एक ऐसे परिदृश्य की ओर इशारा कर रही हैं जहां पे कि हमारी पॉलिटिक्स में, मतलब हमारी पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में कितने तरीके के प्लेयर्स और कितने तरीके के प्ले जो हैं वो हुआ करते हैं। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी सरकार की तरफ से इस बारे में एक स्पष्टीकरण दिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि अब एप्स्टीन फाइल्स की आंच जो है वो भारत में भी महसूस की जाने लगी। इन जिन ईमेल्स का और मैसेजेस का आप जिक्र कर रहे हैं स्टीव बैनन और एप्स्टीन के बीच, हमारे दर्शकों को हम बता दें, यद्यपि बहुत सारे लोगों की जानकारी में होगा, एप्स्टीन नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले स्टीव बैनन से बातचीत कर रहा है, उसके ईमेल चल रहे हैं, वो कह रहा है कि आप ट्रंप से इनकी मुलाकात करा दीजिए। फिर जो मोदी ऑन बोर्ड शब्द आता है, यानी ऑन बोर्ड से आशा उसमें यह है कि मोदी तैयार है उस मीटिंग। उसके बाद अभी आपने भी इशारा किया, उसके बाद जो कुछ होता है, जो ड्रॉप साइट ने भी किया और बहुत सारे लोगों ने उसका तर्जुमा करके, अनुवाद करके एक्स पर और फेसबुक पर पोस्ट भी किया है। और उसी में एक मेल अनिल अंबानी की तरफ से जाता है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। हमारे दर्शकों को, चूंकि हमने शुरू में नाम नहीं खोल पाए थे, अब खोल देते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा जिस दूसरे व्यक्ति का नाम है वो है इस वक्त हमारे विदेश मंत्री हरदीप पुरी। उनका नाम भी एप्स्टीन के पेट्रोलियम मंत्री, जी पेट्रोलियम मंत्री, क्षमा कीजिए, वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अधिकार प्रभारी रहे, अध्यक्ष रहे हैं, अमेरिका में राजदूत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ जो अपॉइंटमेंट मांगे जाने वाली जो लिस्ट है मुलाकातियों की,
उसमें 5 बार हरदीप पुरी का नाम आया। और हम फिर स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों के लिए, ये सारे दस्तावेज किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं है, किसी आईटी सेल ने जारी नहीं किए। अमेरिका की संसद की यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी ने ये दस्तावेज रिलीज किए हैं, जिसके आधार पर ड्रॉप साइट ने ये खबर बनाई। तो पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम हरदीप पुरी जो इस वक्त भी मंत्री हैं, तीसरा नाम अनिल अंबानी। अब इसमें कुछ डॉट्स मिलाने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, जो ड्रॉप साइट ने भी की है, कि नरेंद्र मोदी 23 मई 2019 को प्रचंड बहुमत से दूसरी बार चुनाव जीते। ठीक उसी दिन स्टीव बैनन और एप्स्टीन के बीच ये खतो किताबत चल रही है, ये जो मेल चल रहे हैं, मैसेजेस चल रहे हैं, उसी दिन के। उसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, उनके दौरे 2017 में भी उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई है, उससे पहले के भी कुछ मेल हैं। अब इसका जो अगला डॉट हम मिलाना चाह रहे हैं वो इजराइल के साथ रिश्तों का है, क्योंकि इन मेल्स में इजराइल का जिक्र है, बार बार इजराइल की स्ट्रेटेजी की बात आ रही है। एप्स्टीन लिख रहा है स्टीव बैनन को कि आप समझिए ये इजराइल की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। स्टीव बैनन लिख रहा है कि हमें नरेंद्र मोदी का शो करना है ताकि अमेरिका के हिंदुओं को ट्रंप के सपोर्ट में लाया जा सके। इसके बाद अगले चरण में हम देखते हैं कि 715 मिलियन डॉलर का इजराइल के साथ हथियार सौदा भारत करता है। नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। लगातार इजराइल के साथ हमारे रिश्ते सुधरते जाते हैं और हथियारों की खरीद, टेक्नोलॉजी की खरीद, वो जो पेगासस वाला मामला आया था, वो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में होती। तो क्या डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इस पूरे कारोबार में एप्स्टीन के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते स्थापित होते हैं? क्या भारत के राष्ट्रीय हितों को कहीं प्रभावित करने का काम एप्स्टीन कर रहा था? और हरदीप पुरी और अनिल अंबानी, इनके रिश्तों पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, अभी हमारे पास जो भी ये ईमेल की शक्ल में जो चीजें आई हैं, ये इनके आधार पे हम कोई कोई अंतिम रूप से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये एविडेंस जो होते हैं, अगर अकेले यही एविडेंस है तो किसी भी अदालत में भी एविडेंस नहीं टिकेगा। अगर आप कोई आरोप भी लगाते, बिल्कुल नहीं टिकेगा। यहाँ पे सवाल यह नहीं है कि इम्पोर्टेंट सवाल यह नहीं है कि ये सब क्या हो रहा था। इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरा एप्स्टीन का मसला है, जो कि एक अनैतिक, भ्रष्ट, जालसाजी, ब्लैकमेल, आत्महत्या के यौन लिए शोषण, मजबूर करना, मतलब इतना आपराधिक पूरा ये प्रकरण है, उसमें किसी का भी नाम आना, मतलब ऐसे भी। और देखिए, जब वो सेक्स ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है अमेरिकी अदालत में, उसके बाद भी ये सब चीजें चल रही हैं। चल रही। आप आप ये सोचिए कि कम से कम हो सकता है कि मान लीजिए नोम चॉम्स्की उसको एक इन्वेस्टर के रूप में जानते होंगे, एक्सपर्ट के रूप में जानते होंगे, एक भाई की शेयर मार्केट का एजेंट है, भाई ये हमारा पैसा लगा दो। और शायद तब तक उस तरह की चीजों का खुलासा भी नहीं हुआ था जब खुलासा नोम भी नहीं चॉम्स्की हुआ, ने इन्वेस्टमेंट, तब नहीं पता था कि बिल्कुल। एप्स्टीन ये सब भी कर रहा है। और लेकिन जब आप किसी के बारे में जान जाते हैं कि ये आदमी इतना निकृष्ट है, इतना गिरा हुआ है और इतने घटिया तरीके के मामलों में ये लिप्त है, तो बाय डिफॉल्ट आदमी डिस्टेंस बना लेता है। बना दे। अगर मान लीजिए गलती से आपने उसको, जैसे कि कहावत एक हमारे भारतीय कानून में भी है कि गुड फेथ में, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके घर में आया और मैं कोई बाहर से अपराध करके आया हूं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, आप गुड फेथ में आपने रात भर मुझे शरण दे दी, बिल्कुल। तो यह मसला जो है आपको दोषी नहीं बनाएगा अदालत में कि बिल्कुल आपने एक ठीक है, अपराधी को छुपाया। लेकिन अगर आपको पता था मालूम है। और अगर आपने मुझे शरण दी है एक फरार आदमी को, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आप भी दंडित किए जाएंगे। तो यहां पर दो मसले हैं, एक कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो कौन हैंडलर है, जाहिर है कि उसका नाम शायद हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे, जिसका संदर्भ दे रहा है एप्स्टीन अपने ईमेल्स में। ईमेल में। लेकिन पुरी साहब का अगर आ रहा है और 5 बार की भेंट की बात आ रही है, जी।
और इस तरीके के जो संपर्क हैं और उसके जानने के बाद भी जो इंडिया में उसका आदमी है, अगर वो सेक्स ऑफेंडर होने की बात साबित होने के बाद भी अगर वो आदमी उसके साथ जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन के मसले में वो कर रहा है, और जहां पे कि हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव जो है इन्वॉल्व है, उसका नाम इन्वॉल्व किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का नाम इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो यह मसला सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्या बातें हुई, क्या डील हुआ, क्या लेन देन हुआ। ये मामला एक राजनीतिक नैतिकता का है और वो बिल्कुल सही कहा। स्पष्टीकरण चाहिए। हमारा हम कतई नहीं कह रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं, वो उन सवालों को तो टाला नहीं जा सकता। भले सरकार ये निर्णय ले ले कि हमें चुप रहना है, क्या यार हर चीज़ पर क्यों हमें जो है बोलना हम्म, चाहिए। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी सरकार कई बार जो बाहर की मीडिया या बाहर में कोई कुछ बातें आती हैं या दूसरी सरकारें कोई आरोप लगाती हैं, तो वो चुप रह जाती है सरकार। ये सरकार का एक अपना ये जी। काम करने का ढंग है कि उस पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। तो जैसे मेरे लिए डॉक्टर साहब, ताजा उदाहरण अमेरिका की संसद में जो यूएस हुँ, चाइना इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिव्यू की जो रिपोर्ट पेश की हुँ, गई, हुँ, उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया। आज तक हुँ, भारत सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उसका खंडन नहीं किया। हो सकता है कूटनीतिक दृष्टिकोण से ये ठीक भी हो, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो तब तो जवाब आना चाहिए, खंडन किया जाना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री का नाम इतने घृणित तंत्र में कहीं लिप्त पाया जाए, हम भी चाहेंगे हमारा प्रधानमंत्री बेदाग रहे, बेदाग ही होगा, हम तो भरोसा कर रहे हैं, वे इसमें कहीं उस रूप में नहीं होंगे, लेकिन तब भी सरकार को कुछ तो कहना चाहिए। उसमें दो बातें और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, दो बहुत जिम्मेदार लोगों ने सरकार से अपेक्षा की है कि जवाब दें। एक तो जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सरकार कम से कम इस बारे में अपना पक्ष रखे। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। हमारी और आपकी पूरी बातचीत में कहीं हम यह स्थापित नहीं कर रहे कि सचमुच में नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया होगा जो देश हित में नहीं। बाकी हम नहीं जानते कुछ भी, लेकिन ये दस्तावेज बहुत प्रामाणिक दस्तावेज है। ये ईमेल से इनका कोई खंडन नहीं कर सकता कि ये ईमेल फैब्रिकेटेड है, ये ईमेल नहीं हुए हैं। उनका खंडन वे लोग भी नहीं कर रहे हैं जो इस वक्त जिंदा है। स्टीव बैनन ये तो कह ही नहीं रहे कि उनके मेल नहीं। हुँ। डोनाल्ड ट्रंप आप बिल पर दस्तखत कर रहे हैं तो इस जोखिम के बावजूद कर रहे होंगे, हो सकता है उनका ही नाम सामने आ जाए, और आ भी चुका है। एलन मस्क ने सीधी धमकी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में शामिल है, उनका नाम है। तो मैं आखिरी तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो जी। उनके मित्र भी हैं। और वो देखिए तो उनके मित्र भी। एक क्विक मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 जी। चीज़ें जिनके बारे में दुनिया पहले से जानती है, जिसके मतलब जो स्थापित मसले हैं, वो एक बार फिर सही साबित हुए। एक कि अमेरिकी राजनीति में लॉबिंग का, पैसे का कितना बड़ा इंटरफेरेंस है। जैसा कि अभी बिल्कुल। आपने देखा कि आरएसएस को भी एक लॉबिंग करने वाली संस्था को भाड़े पे लेना पड़ा कि भाई थोड़ा लेना हमारा पड़ा। इमेज कर दो इधर। जी। और दूसरा कि जो दशकों से दुनिया जानती है कि इज़राइल अपने हितों को साधने के लिए वो किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है अपना दुनिया भर। सकता। और अमेरिकी राजनीति में उसका कितना बड़ा दखल है। ये 2 बातें इस एप्स्टीन प्रकरण ने और पुष्ट की हैं। स्थापित कर। मेरा आखिरी जी। सवाल डॉक्टर साहब, इसराइल से ही हम बात खत्म करेंगे। क्या आपको लगता है एप्स्टीन, स्टीव बैनन के पत्राचार, उनकी खतों किताबत, उसमें प्रधानमंत्री का नाम होना, विदेश मंत्री का नाम होना, और इस सब के जरिए क्या हमारे कोई नेशनल जो इंटरेस्ट है, हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हो या विदेश नीति संबंधी हो, वो कहीं कंप्रोमाइज हुए हैं क्या? क्या हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री कहीं किसी ऐसी परिस्थिति में तो नहीं रहे जिसके चलते इस तरह के औने पौने दामों पर सौदे करने पड़े, बेहिसाब तकनीक या हथियार खरीदने पड़े? क्या ऐसी कोई आशंका, संभावना भी आप देखते देखिए हमारे अगेन फिर मैं कहूँगा कि हमारे पास उसके बारे में कुछ आधार नहीं है इस कहने का। हैं? जी। लेकिन जैसे जब जेफ बेजोस ने अपने अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन से पहले कि हम लोग किसी कैंडिडेट को एंडोर्स नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं नहीं कर। करेंगे। तो उस पत्र में उन्होंने एक बहुत
इंपॉर्टेंट बात रखी थी कि जैसे वोटिंग मशीन को न सिर्फ सही तरीके से काम करना चाहिए, बल्कि लोगों को यह भरोसा भी होना चाहिए कि मशीन ठीक काम कर रही है। सिर्फ बिल्कुल ठीक। मशीन का ठीक चलना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसी तरीके से अखबार ईमानदारी से चल रहा है, यह पर्याप्त नहीं है। लोगों का, पाठकों का भरोसा भी चाहिए कि भरोसा भी। अखबार ठीक चल रहा है। यही बात लागू होती है हमारे किसी भी इदारे पे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अदालतें हो या हमारी सरकारें हो। पत्रकारिता हो, पत्रकारिता हो पत्रकारिता, हमारी। कोई भी पब्लिक लाइफ में यही चलेगा कि न सिर्फ हमें अच्छा रहना है, हमें जो अकॉर्डिंग टू द रूल, लॉ, मोरालिटी, एथिक्स, उसके अंदर में रहना है, और साथ ही साथ हमारी छवि भी ऐसी होनी चाहिए कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं, बंदा भरोसे का है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि इस तरीके की धुंध ना हो। दूसरी चीज ये है कि आगे होशियार रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कि इस तरीके के एलिमेंट्स, एप्स्टीन जैसे एलिमेंट या कोई लॉबिंग गिरोह जो है, हमारा कहीं फायदा उठा के हमारी किसी कमजोरी का या हमारी किसी गलती से ऐसे ही कुछ कोई चीज मान लीजिए छूट गई, कोई लापरवाही रह गई, चाहे हमने ध्यान नहीं दिया, उसका फायदा उठा के कहीं हमारे देश के इंटरेस्ट को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है या नुकसान बिल्कुल तो ठीक। नहीं पहुंच रहा है, ये रखना चाहिए। और तीसरी चीज कि इससे एक बार फिर पता चलता है, इस प्रकरण से इतना तो पता चलता है कि जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी कितनी रूथलेस है, और बिल्कुल। कितना वहां पे कितनी कितने तरीके की बेशर्मियां जो है वहां पे पसरी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत अच्छी। दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। जी जी। तो हमने आज इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बना हुआ है, एप्स्टीन फाइल्स, उस फाइल के पन्ने पलटने की कोशिश की, उसकी इबारत को पढ़ने की कोशिश की, और इसमें मदद की हमारी डॉक्टर प्रकाश केरे ने। आप जानते हैं डॉक्टर प्रकाश केरे देश के, दुनिया के जाने माने पत्रकार हैं। जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सब चीजों की परतों को खोलने की नजर रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस फाइल में एप्स्टीन के नाम के साथ हमारे देश का नाम, या हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, या एक धनपति का नाम उसमें होना चिंता की बात है। डॉक्टर रे का कहना यह है कि सरकार को लोकलाज के नजरिए से भरोसे को कायम करने के लिए इस पर जरूर अपनी बात रखना चाहिए। सरकार को साफ करना चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री या हमारी सरकार के किसी व्यक्ति की कोई भूमिका वैसी नहीं थी जिसके चलते देश हित को कोई नुकसान हुआ हो। और अंतिम बात जो प्रकाश जी ने कही कि आइंदा एहतियात बरतें, क्योंकि इस तरह के ट्रैप दुनिया में हमेशा बिछे रहते हैं। इस तरह के जाल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दुनिया के दूसरे देश, वहां की सरकारें बिछाती रहती। तो शिकारी आने वाला है, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है। ये मशविरा डॉक्टर प्रकाश के रे का है। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे फिर किसी मसले पर डॉक्टर प्रकाश रे को हम फिर न्योता देंगे, फिर बातचीत करेंगे। आज की इस बातचीत में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।